लगभग सौरभ 110 नो कुमार नो वहीं रहते हैं और समझिए, वहाँ की उस एग्रीमेंट में लगभग सियासी जमीन को 110 अच्छे से जानते एन्क्लेव हैं। को बांग्लादेश मैं एक को बार सौंपे रिएक्शन गए। ले लेती हूँ, पूर्णिया में है सौरभ कुमार, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है। सर, ये बताइए कि आज बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है सीमांचल के जनता को? देखिए, सीमांचल की प्रकृति, चुनौती और समस्याएं अलग हैं। उस प्रकृति, समस्या और चुनौती को देखते हुए यहाँ की जो असंतुलन हो रहा है, उस असंतुलन के कारण नीतीश, लालू और कांग्रेस की दशकों से तुष्टीकरण की नीति रही है। उसी नीति के कारण यहाँ तक कि घुसपैठियों को भी संरक्षण वे देते रहे हैं। तो हमारी दो प्रकार की बातें होंगी। एक तो विकास को तेज करना, और विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सर्वसमावेशी विकास है, जिसमें ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, उस विकास की राजनीति को सबल करना, मजबूत करना, संवर्धित करना। दूसरा, जो तुष्टीकरण के नाम पर समाज को विभाजित किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, जिसके कारण समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ गांवों में वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक अनुष्ठानों का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनके मनोबल को बढ़ाना और उनके मनोबल को तोड़ना, जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सर, तो क्या यह समझा जाए कि बीजेपी की एक तैयारी है कि चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो या जनसंख्या का मुद्दा हो, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी आज के बाद? देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति है, चाहे बिहार हो या बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हमारी नीतियां हर जगह एक ही होती हैं और चुनाव को देखकर नहीं होती है। राष्ट्र हित को देखकर बनाई गई नीतियों के आधार पर काम करते हैं। कोई भी देश, कोई भी समाज घुसपैठियों के आधार पर अपने समाज को संगठित नहीं रख सकता है। रोहिंग्या को बुलाकर, बांग्लादेशियों को बुलाकर, उनको मतदाता बनाकर, उनको राशन कार्ड देकर कोई समाज स्थिर नहीं रह सकता है। इस स्थिरता को जो समाप्त किया जा रहा है, जो सीमांचल में साफ दिखाई पड़ रहा है, यह अनुभूति तो लालू, नीतीश जी को भी हो रही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण समाज की बदलती हुई परिस्थिति, समाज की अस्थिरता को, असंतुलन को वो स्वीकार कर रहे हैं। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन सर, महागठबंधन के नेता तो यह कह रहे हैं कि अमित शाह केवल माहौल को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस तरह से एक नीति अपनाई है और उस नीति का जो असर हुआ है देश में, दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को समाप्त किया, तो क्या इससे माहौल बिगड़ा? नॉर्थ ईस्ट में हमने इंसर्जेंसी समाप्त किया तो माहौल बिगड़ा। तो उसी प्रकार से यदि हम सीमांचल में हम समाज को संतुलित करेंगे, विकास की राजनीति, पंथ निरपेक्षता की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या माहौल खराब करना है? देश विभाजन की ओर ना जाए, विभाजनकारी ताकतें और पीएफआई जैसी ताकतें हम मजबूत ना हो, ये हमारा प्रयास है और इसी प्रयास से हम काम कर रहे हैं। तो विप्लेश, आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है, चाहे घुसपैठ को लेके या फिर जनसंख्या को लेके या फिर रोहिंग्या को लेकर, इसी मुद्दे को बीजेपी बड़ा करना चाहती है और इससे निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में फायदा लेने की कोशिश है। सौरभ, आपने बात की राकेश सिन्हा से, अब पता चल गया है कि अमित शाह किन मुद्दों पर जोर देने वाले हैं। घुसपैठियों का मुद्दा इस इलाके में बहुत बड़ा है, उस पर जाहिर सी बात है कि वो पार्टियों को घेरेंगे, जेडीयू आरजेडी को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशांत देव, एक बड़े एक्शन के बाद सीमांचल की जमीन पर कदम रख रहे हैं, पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उसका भी जिक्र होगा, वो मैसेज देने की कोशिश करेंगे वहां पर इसके जरिए भी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि फुल लोडेड होकर के सूचनाओं से अमित शाह वहां पे जा रहे हैं। जब बिहार के सीमांचल में जब लोगों को जरूर ये बात बताएंगे कि जो ऑपरेशन सारा हुआ है पूरे देश में, और जो सीमांचल एरिया में जो पीएफआई की एक्टिविटी है या बिहार में जो पीएफआई की एक्टिविटी है, वो किस तरीके से है, क्या कर रहे हैं, इसका ज़रूर वो जिक्र करेंगे और ज़ोर शोर से करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये लोग फल फूल रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इससे जो राष्ट्रवाद का जो एक एजेंडा होता है, उस पर ये काम करने में मदद मिलती है और एजेंसियों ने जो काम किया है उसको वो खूब जनता में बताएंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये देखा गया है कि बिहार में जब से फुलवारी शरीफ वाला मामला सामने आया है, पीएफआई की एक्टिविटी को लेकर के संजीदा हो गई थी एजेंसियां और उस पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से सीमांचल को तय किया गया है, सब जानते हैं कि बीजेपी की कमज़ोर कड़ी है, कमज़ोर इलाका है, वहाँ पे संगठन को मजबूत करना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन अब यहाँ पहली बार ऐसा होगा कि जो आदमी कल आपके साथ सत्ता में था, जिसके साथ आप सत्ता थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पे बात करेंगे पब्लिक के बीच में।
अमित शाह भी नीतीश कुमार के खिलाफ बात करेंगे, नीतीश कुमार भी अमित शाह के खिलाफ बात करेंगे, जो कल जो एक ही मंच से थे, दोनों अलग अलग मंच से अपनी अपनी बात कहेंगे। तो किस तरीके से जनता उन पर भरोसा करेगी, उन पर एतबार करेगी, ये भी बात देखने वाली होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तमाम अपनी रणनीति के तहत गृह मंत्री हैं, वो सबसे हैवी वेट नेता है बीजेपी में, गृह मंत्री हैं, और एनआरसी सीए का जो काम होता है उन्हीं के दफ्तर से चलता है। और जो बात अभी वहाँ पे बीजेपी के नेता कह रहे थे, वो घुसपैठियों की बात, वो सब कुछ जो है गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह का मंत्रालय डील करता है। तो तमाम ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को वहाँ पे आज हिट करेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में आज तेज बारिश भी हो रही है और लगातार आप देख रहे हैं बारिश में ही खड़े होकर प्रशांत देव वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता, क्या एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। परिमल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अभी आपने बीजेपी सांसद को सुना, उन्होंने कहा कि अब तक क्या होता आया है सीमांचल में, तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है, वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल होता आया है। असल में वहां के लोगों की जो समस्या है उन पर तो ध्यान दिया ही नहीं गया। आप याद करें कि पिछले बार जब प्रधानमंत्री चुनाव के दौरे पर आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा। तो आपको ये स्पष्ट कर दें कि इनकी नीति क्या है। बेसिकली इनको संघीय ढांचे पर विश्वास नहीं है, ये फिजिकल फेडरलिज्म को नष्ट करना चाहते हैं। और यही कारण था, आपको बतला दें कि केंद्र के द्वारा राज्यों को जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसमें 60% केंद्र के अधिकार क्षेत्र में टैक्सेशन आता है और 40% राज्य के क्षेत्र में आता है, जबकि वेलफेयर जो एक्टिविटीज है उसमें मोर देन 60% राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लेस देन 40% केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो अरेंजमेंट है जिससे कारण राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। आप फिर देखें कि केंद्र के द्वारा राज्यों को दो मदों से पैसा आते थे। एक आर्टिकल 275 के तहत जो वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर आते थे, और दूसरे पर्टिकुलरली जो आते थे वो प्लानिंग कमीशन की अनुशंसा के आधार पर आते थे, राइट, प्लान एक्सपेंडिचर के लिए। इन लोगों ने, और जहां तक प्लानिंग कमीशन का प्रश्न है, तो उसकी एक सहयोगी संस्था थी एनडीसी, जिसमें सभी प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। ओके, तो इसका मतलब है कि और उन्हीं के द्वारा, एनडीसी के द्वारा ही प्रायोरिटी फिक्स किए जाते थे। इन लोगों ने क्या किया कि चूंकि वहां क्षेत्रीय दल अपनी बातों को रख पाते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया और एनडीसी वहां नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग 100% सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके द्वारा वह अपने संबंधी अपने राजनीतिक विरोधियों को, है ना, अपमानित काम करने का काम करती है। देखिए, दो महत्वपूर्ण तथ्य, एक तो नीति आयोग ने कहा कि बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित इन्होंने किया, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही साथ विशेष आर्थिक पैकेज देंगे। तो न तो इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया, न तो इन्होंने आर्थिक पैकेज दिया, और साथ ही साथ कि बिहार को अपमानित करने के लिए इन्होंने बिहार ठीक है, जयराम विप्लव जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, वक्त कम है। इनकी तो यही, आपने वादों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही करने आ रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। इस पूरे इलाके को 70 साल में सबसे बड़ी रेल सड़क पुल का जो है सौगात प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो काम ये वर्षों में नहीं कर पाए थे। किनके बयान से दंगे होते हैं ये 2000 विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज पे दोनों जेडीयू आरजेडी सवाल पूछ रहे हैं। आपने एक बार नहीं उनको टोका, ये क्या बात हुई? मैं प्रश्न आपका सुन लिया, मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए सर। इतना कथा सुना रहे थे आप, जितनी बातें वो कह रहे थे, वो शासन की तमाम व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो बनी नहीं है, वर्षों से चली आ रही है, और उसमें बाकी राज्य भी उसी प्रकार से अपने जनता के संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं। आज ये जितने आरोप लगा रहे हैं, मैं सीधा पूछता हूँ, ये सारी बातें इनको आज याद आई? 2019 के बाद भाजपा महत्व तो नहीं देने लगी, सहयोगियों का अपमान करने लगी, तो 3 साल लग गए समझने में। इतनी सारी चीजें रही 2017 से 22 तक कर क्या रहे थे भैया हमारे साथ? क्यों नहीं तब चले गए? क्यों भाग कर आए थे? मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार पर तेजस्वी के ऊपर गंभीर आरोप आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाए, आज उनको अपने सर्फ एक्सल से धुलकर अपने साथ ला दिया। भ्रष्टाचार परिवारवाद के संरक्षक और पोषक बन चुके हैं, और हमें चिंता नहीं करनी है। जेडीयू को तो उनके सहयोगी आश्रम भेजने की नीतीश जी को तैयारी कर रहे हैं, और जनता इनकी विदाई का पूरा प्रबंध कर चुकी है। ठीक है जयराम विप्लव जी, मैं समझ गई। विशेष राज्य का मुद्दा उठाया आपने कहा कि जब हमारे साथ थे तब तक तो ये बातें नहीं थी, आज ये सवाल उठा रहे हैं।
मैं इन सवालों का जवाब लेती, लेकिन वक्त कम है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। और आज देखते हैं जब हुंकार भरेंगे पूर्णिया में माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह, तो वहां से क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं और कितना असर छोड़ेंगे वो। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।